हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो हमारे आगामी परीक्षा जीआईसी और पीएचडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा अंतपाल। बी इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में साम्राज्य के उद्योग धंधों के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कारमांतिक। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में वन विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आटविक कहलाता था। अगला हमारा प्रश्न है, माप तौल का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? इसका सही अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा पौतवा अध्यक्ष। अगला हमारा प्रश्न है, सीता अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि विभाग का। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में वाणिज्य व्यापार का प्रधान अधिकारी कौन होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी अकाराध्यक्ष। अगला हमारा प्रश्न है, फौजदारी मामलों में सुनवाई के लिए किस न्यायालय में होती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटक शोधन न्यायालय में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, स्त्री गुप्तचर किस नाम से जानी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिसली। अगला हमारा प्रश्न है, राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके काल में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के काल में की गई। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में अदेव मातृक भूमि से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिना सिंचाई की अच्छी कृषि। अगला हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वर्णित वार्ता क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। पशुपालन भी है, कृषि भी है, व्यापार है, वार्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में धार्मिक कर किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बलि के नाम से। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में बिष्टि से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निःशुल्क श्रम। अगला हमारा प्रश्न है, अनाज के बदले नगद में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरण्य। अगला हमारा प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किस प्रदेश में करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र में करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में तांबे का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो यह ध्यान रखिएगा, तांबे का सिक्का जो है कांकड़ी के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। तांबे और चांदी दोनों के सिक्के को कांकड़ी कहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए तांबे के सिक्का जो होता था कांकड़ी कहलाता था, और तांबे के सिक्के को भाषक भी कहते थे। क्या कहते थे? भाषक भी कहते थे। ठीक है। और मौर्य काल में चांदी का जो सिक्का होता था, ये सभी होता था, कर्षार्पण पर्ण और धरण जो होता सभी चांदी के सिक्के होते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित एग्रोनोमोई नामक अधिकारी क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मार्ग निर्माण अधिकारी था। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में ब्रह्मदेव नामक भूमि किसे दान में मिलती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी यज्ञ पुरोहित को भी मिलती थी, शिक्षक को मिलती थी, वेदपाठी ब्राह्मण को भी मिलती थी। अगला हमारा प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभक्त किया? इसका सही उत्तर है सी 7 वर्गों में। अगला हमारा प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। अगला हमारा प्रश्न है, बिंदुसार ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तक्षशिला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना निम्नलिखित किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेखक ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं किस संप्रदाय की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आजीवक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ निम्नलिखित में कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रुमनदेई। अगला हमारा प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदिशा। अगला हमारा प्रश्न है कि शुंग शासक ने यवन सेनापति को युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वसुमित्र मिश्र ने।
और सुमित्र ने अमित्र कहिए। अगला प्रश्न है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवभूत था। अगला हमारा प्रश्न है नानाघाट प्रतिमा लेख में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन नरेश सिमुक के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठान। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है सातवाहन नरेश हाल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गाथा सप्तशती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा किस सातवाहन शासक ने शक छत्रबर नहपान को पराजित कर उसके सिक्के पर अपना नाम खुदवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है सातवाहनों के अधिकांश सिक्के किस धातु के बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सीसा से। अगला प्रश्न है व्यापारियों ने काफिलों के प्रमुख को क्या कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सारतवाह कहा। ठीक है, जो व्यापारियों काफिलों का प्रमुख होता है सारतवाह कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवाहन काल में व्यापार निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शक शासक रुद्रदामन का दामाद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यज्ञ श्री सतकर्णी। अगला प्रश्न है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत बी। अगला हमारा प्रश्न है विंध्य शक्ति किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना किस वाकाटक नरेश ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यवन शासक मिनांडर की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक संघर्ष का परिणाम निम्नलिखित में क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी था। कला की गंधार शैली का विकास था, पंचमार की जगह लेखयुक्त सिक्के सही था, विज्ञान और ज्योतिष प्रभावित हुए थे, ये तीनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर से अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर से बनाया। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी दूसरी राजधानी आपका था ये उज्जैन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा चीनी सेनापति पांचाओं को किस कुषाण शासक ने परास्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान शाखा का अनुयायी था। अगला हमारा प्रश्न है बौद्ध धर्म का महाविभास निम्नलिखित किस पिटक पर लिखी गई टीका है? इसका सही हो जाएगा सभी, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक सभी पर लिखी गई उसका महाविभास जो है टीका है। अगला प्रश्न है हमारा सैनिक वेशभूषा में कनिष्क की पाषाण मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी मथुरा से। अगला हमारा प्रश्न है कनिष्क के उपरांत कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है माध्यमिक सूत्र ग्रंथ का रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राजगीर में 36 प्रकार के शिल्पियों के रहने का साक्ष्य मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर महावस्तु में मिलता है। ठीक है, 36 प्रकार के शिल्पियों को रहने का साक्ष्य राजगीर में महावस्तु नामक ग्रंथ से मिलता है। चांदी का बना सिक्का क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शतमान कहलाता था। अगला हमारा प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपनी उपाधि क्या लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, व्याघ्र पराक्रम, प्रतिरथ पराक्रम, ये सभी इसके सिक्कों की उपाधि थी। अगला हमारा प्रश्न है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ये भी सही है सी। अगला हमारा प्रश्न है सल्तनत काल में गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी मुजफ्फर शाह। अगला हमारा प्रश्न है गुजरात के किस शासक ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहादुर शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अहमदनगर नमक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अहमद शाह ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है गुजरात के तट पर पुर्तगाली प्रभाव को कम करने के लिए मिस्र के शासक से नौसेना की मदद किसने ली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महमूद बेगड़ा ने। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा स्थापत्य जौनपुर से
जौनपुर में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। झजरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा सभी जौनपुर में स्थित है। चाँद मीनार, याद रखिएगा, चाँद मीनार कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा दौलताबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है गौड़ बंगाल में स्थित मस्जिद कौन सी है, तो सभी होगा। बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद सभी क्या है, बंगाल में है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थापत्य का संबंध मालवा राज्य से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। हिंडोला महल, अशरफ महल, जहाज महल सभी मालवा से संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है कश्मीर स्थित शाह हमदानी की मस्जिद निम्नलिखित में किससे निर्मित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लकड़ी की, ठीक है, याद रखिएगा। किताब नौरस, किताब नौरस निम्न किसकी रचना है, तो ये इब्राहिम आदिल शाह की रचना है। अगला प्रश्न है बीजापुर राज्य में नौरसपुर नगर की स्थापना किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इब्राहिम आदिल शाह ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, ठीक है, गोल गुंबद का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। विद्वानों और धार्मिक लोगों की दी जाने वाली आर्थिक मदद निम्नलिखित में क्या कहलाती थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा इदरार कहलाती थी ए। अगला प्रश्न है पराजित राज्य की जनता को जजिया देती थी लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करती थी, क्या कहलाती थी, उसको जिम्मी कहा जाता था। अगला प्रश्न है शेखों द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र क्या कहलाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक खिरका कहलाता था। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूफियों के संगीत तथा नृत्य को किस नाम से जाना जाता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीस समा के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा प्रश्न है घने जंगल पहाड़ी इलाके जहाँ विद्रोही छिप जाते थे उसे क्या कहते थे, उसे मवास कहते थे। अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगाली शासक अलबुकर्क को भटकल में किले बनाने की अनुमति दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है ऐसे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे वो क्या कहलाते थे, वह कुदी कहलाते थे, ठीक है, कुदी का। देखिए ध्यान रखिएगा विजयनगर में जो होता था महिला पुरुष की खरीद और बिक्री भी होती थी, इसको बेसबग कहते थे, क्या कहते थे, बेसबग कहते थे, बेसबग कहते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विजयनगर साम्राज्य में गांव में न्याय का कार्य कौन करता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयंगर करते थे। अगला प्रश्न है हमारा कवि अल्सादी पेदन ने अपनी रचना मनुचरित विजयनगर के किस सम्राट को समर्पित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। अगला हमारा प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। अगला हमारा प्रश्न है बाबर ने युद्ध की तुलुगामा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए पानीपत युद्ध में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है शेर शाह की मृत्यु बारूद विस्फोट से किस युद्ध अभियान में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिंजर के अभियान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने राज्याभिषेक से पहले हुमायूं किस स्थान पर सूबेदार नियुक्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदख्शा, ठीक है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु के उपरांत हुमायूं का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में हुआ था उसका। अगला प्रश्न है तुर्की के कुशल तोपची रूमी खां की मदद से किसने एक अच्छे तोपखाने का निर्माण किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहादुर शाह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चौसा के युद्ध के बाद। अगला हमारा प्रश्न है शेर शाह के कालिंजर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कीरत सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल में हुए पाबना किसान आंदोलन निम्नलिखित में किसके खिलाफ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के खिलाफ था। अगला हमारा प्रश्न है कि किस किसान आंदोलन में काश्तकारों ने यह नारा दिया था कि हम लोग ब्रिटेन की महारानी की रैयत में रहना चाहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पामना ए, इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में किस आंदोलन का संबंध बंगाल से है, तो सभी आंदोलन बंगाल में हुए थे, तेभागा नील पावना सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है 1861 में यूरोप और भारत के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके काल में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वायसराय ने कृषि विभाग की स्थापना की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में। अगला हमारा प्रश्न है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के
काल में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कूका विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस वायसराय को साहित्य के क्षेत्र में ओवन मैरिडेट के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन ने भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए अधिकतम आयु को घटाकर कितने वर्ष कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 वर्ष कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन के काल में देश में भयानक अकाल पड़ने के बावजूद रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद से सम्मानित करने के लिए किस दरबार का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिल्ली दरबार का। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड लिटन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन, ये सही है। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध, ये भी सही है। और सिविल सेवा में अधिकतम उम्र को कम करना, ये भी सही है। आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को हथियार रखने की छूट, ये क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके काल में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ने निम्नलिखित में किस वायसराय द्वारा लागू किए गए आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड रिपन के काल में गठित हंटर आयोग ने शिक्षा के किस अंग पर विशेष बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के उद्धारक के रूप में किस वायसराय को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्याय प्रणाली से है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के काल में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अवध टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये सभी डफरिन के काल में क्या हुए? पारित किए गए। अगला प्रश्न है, भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जाएगी क्योंकि इसे तलवार के बल पर क्या किया गया है? जीता गया है। ये कौन कहा था? ये आपका लॉर्ड एल्गिंग ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के काल में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था? तो टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के काल में किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए, मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? इसका सही उत्तर ए होगा, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने जॉर्ज पंचम का आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वायसराय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में यमन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड रीडिंग के काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध सांप्रदायिक पंचाट से है? तो इसका सही उत्तर रैमजे मैकडॉनल्ड। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम किस वायसराय काल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन के काल में। लॉर्ड निधुओं काल में हुए अंतरिम चुनाव में कांग्रेस के 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। कुल कितने प्रांत में चुनाव लड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, भू राजस्व नीति के तहत लागू स्थायी बंदोबस्त किस नाम से जाना जाता है? तो जमींदारी के नाम से भी जाना जाता है, जागीरदारी के नाम से भी जाना जाता है, विस्वेदारी के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, दुबला हाली प्रथा निम्नलिखित में किस राज्य में था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, दुबला हाली प्रथा कहाँ था? ये गुजरात में है। कमियोटी प्रथा किस राज्य में प्रचलित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई स्थापना से जुड़े थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी लोग। एम एन जोशी भी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा भी, सभी लोग जुड़े थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से किस मजदूर संघ की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हिंद मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 में किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे ही बांधो। ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आरजी में हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगून में किया था। सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूर्णतः घुल मिल गई। इसका सही उत्तर है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समापन के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? तो आपका सतारा में भी हुआ था, तमलुक में भी हुआ था, तलचर में भी हुआ था, मुंगेर में नहीं हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में मूलभूत अधिकारों आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित किया गया? किस अधिवेशन में कांग्रेस के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, कराची अधिवेशन में। ठीक है, ये आपका 125 क्वेश्चन था दोस्तों। धन्यवाद।